जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इंडियन पॉलिटी के दोस्तों लेक्चर नंबर 6 में। यानी कि आज दोस्तों इंडियन पॉलिटी का 6th लेक्चर है। और आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, जो कि आपके इंडियन पॉलिटी के जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें दोस्तों दिया गया है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। तो उसी को दोस्तों आज जो है हम कवर करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट आता है, ऐसा कंटेंट दोस्तों जो है आपको अदर चैनल पे नहीं मिलेगा। इस बात को जो है आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये वीडियो जो है समाप्त होने के बाद जो है आपको समझ ये बात आ जाएगी बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से, क्योंकि हम दोस्तों जो है बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं और हमारा कोई कोचिंग वगैरह जो है सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो पूरा जान लगा देता हूँ लेक्चर में। ठीक है, और कंटेंट वो आप जो है मुझ पर, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, मैं कहता हूँ मेरा जो है वीडियो पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल है उस पर मैं आपको बता दूं कि 700 जो है लेक्चर हैं करीब करीब। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को अगर नए हैं तो विजिट कर लीजिएगा, जिसमें जो है मैंने आपको बता रखूँ तो मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ा के रखे हैं। ब्लॉकचेन, एचटीएमएल, पाइथन, ये दोस्तों पहले के हैं। ठीक है, वो उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यूपीएससी की गाइडेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एजुकेशन, और ये जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसे इंडियन पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सी सैट, इंडियन थिंकर्स पर्सनैलिटीज, वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सब जो है मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है। तो हमारे चैनल को विजिट एक बार जरूर कर लें। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथ ही में यहाँ पे कि PW ओनली IAS जो है, जो कि एक भारत का रिनोन्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें दोस्तों अगर जो है मैं आपको बता दूं, अभी टीचर्स डे के अवसर पे जो है इसमें डिस्काउंट चल रहा है। तो 70% ऑफ चल रहा है। आप चाहें तो जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक प्रोमो कोड दे दूंगा, डिस्काउंट कूपन कोड। उसको अगर लगा करके जो है आप बाय करते जा करके किसी भी बैच को, तो जो है हमारी जरिए जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। डिस्काउंट कूपन कोड हमारा है 6393AEIE। ये दोस्तों बदलता रहता है। ठीक है, हो सकता है बदल गया हो, तो डिस्क्रिप्शन में करंट का चेक कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों जो है PW के बैचेस हैं फिलहाल जो है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। प्रचार खत्म हुआ तो देखिए हमारा दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता होना चाहिए कि वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है बना करके, और जैसा कि आपने देखा कि जो मतलब स्ट्रगल था, जो संघर्ष था 1726 से जो है लगभग अगर देखा जाए तो ये 1947 तरफ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा जो बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है बात नहीं करेंगे हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं। आप कहोगे सर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पे क्यों इतना ध्यान दे रहे हो, यूपीएससी सिलेबस में बिल्कुल यही शब्द लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूँ। तो आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसके फीचर्स के बारे में लेक्चर जो है अगला आएगा। आज हम सिर्फ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पे बात करेंगे, तो ये आप जो है थोड़ा बहुत देख लीजिए। ठीक है, और ये जो है आप जो है देख रहे हो फोटोज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों फुटेज हैं कुछ उस समय की, और आपको जो है जाननी चाहिए। ये दोस्तों ओरिजिनल जो है राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में जो है बुक रखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि आप जो है राष्ट्रपति भवन के म्यूजियम में जा सकते हो। ठीक है, और उसकी टिकट लगती है, तो आप उसमें विजिट करके इसको देख सकते हो। ठीक है, और आगे मैं आपको बताता हूँ कि अब जो है कैसे जो है शुरुआत इसकी कर ली जाए। तो सबसे पहले तो शुरुआत इस बात से हो कि अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि इस ईयर आज 6वां लेक्चर है, यानी कि 6th लेक्चर है। इससे पहले मैं 5 लेक्चर दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, रसिया का कॉन्स्टिट्यूशन, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, स्विस का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब मैंने आपको जो है पढ़ा के रखे हैं। जो कि यूट्यूब पर आपको कोई लेक्चर नहीं मिलेगा, मेरे ही मिलेंगे, जिसमें मैंने इतने सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा के रखे हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाते हैं तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस प्रोसेसिंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों की जो फैथ है, यानी कि जो विश्वास है, उसका जो है डॉक्यूमेंट होता है। उनकी जो एस्पिरेशन है, उनकी जो मतलब मान के चलिए कि जो उनकी उम्मीदें हैं, उनका जो है प्रोसेस करके जो है एक स्पेशल सैंक्टिटी जो है लाने का प्रयास करता है, लीगल सैंक्टिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब लीगली जो है मतलब इन्फोर्सेबल होता है, ऐसा नहीं कि जो है दिखावटी बना दिया। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी कि ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, यानी कि एक भूमि का जो है गवर्न करने का। और एक कंट्री तभी बनती है जब जो है वहाँ पे लोग होते हैं, और हमारी तो सोवरेंटी ही जो है लोगों से ड्राइव होती है, यानी कि पीपल्स ऑफ द इंडिया जो है वही जो है हमारी सोवरेंटी के जो है जिम्मेदार हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल लॉ है हमारे देश में। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान होता है वो सबसे बड़ा होता है।
लॉ जो है वो संविधान के अंदर आर्टिकल में आते हैं आर्टिकल को इन्फोर्स करने के लिए। जैसे अनटचेबिलिटी, ये जो है आपके आर्टिकल 17 में ख़त्म की गई है, यानी कि अगर जो है आप अस्पृश्यता किसी के साथ करते हो या मान लो जो है ऊंच नीच का भेदभाव अगर आप करते हो तो ये कानूनी अपराध है। और जिसको इन्फोर्स, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं से तो इन्फोर्स कर नहीं देगा, जिसके लिए जो है बनाया जाएगा एक्ट, यानी कि कानून बनेगा। तो उसके लिए जो है आप अगर देखोगे तो सिविल राइट एक्ट जो है अगर बात करोगे तो 1956 का है, और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो कि जो है राजीव गांधी की सरकार में आया था 1989 का। तो ये जो है आपको लॉ जो है वो आर्टिकल को इन्फोर्स करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो लॉ बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज टू कीप इन योर माइंड। एंड नेक्स्ट थिंग आपको मैं बता दूं कि इट इज़ द रूल बुक ऑफ अ नेशन, यानी कि नेशन की, एक राष्ट्र की जो है एक एक रूल बुक है। रूल का मतलब नियम की किताब है। विच रेगुलेट्स द सोसाइटी एंड इट्स लॉ, यानी कि जो है सोसाइटी को और उसके लॉ यानी कि जो कानून है उनको रेगुलेट करने का प्रयास करती है। लॉ बनते कैसे हैं? तो लॉ बनते हैं सोसाइटी से। दरअसल जो चीज़ सोसाइटी में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है, जो चीज़ सोसाइटी में ज़्यादा मान्य होती है, तो उसी के लिए लॉ बनते हैं। समझ रहे हो? मतलब उस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए। कई बार क्या होता है कि सोसाइटी अगर उसको इन्फोर्स, मान लो सोसाइटी उसको नहीं मानती है और लॉ अगर बन गया तो सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। जैसे मान लो दहेज का मामला, हमारे देश में कानून है लेकिन वो इन्फोर्स क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको सोसाइटी नहीं मानती है। सोसाइटी कब मानेगी? तो सोसाइटी तब मानेगी जब एजुकेशन का स्प्रेड होगा। ठीक है, जो वैल्यूज, जो मोरल्स, वो जब आएंगे। तो सिर्फ लॉ बना देने से कुछ नहीं होता है। जैसे कृषि कानून मोदी जी ने 3-4 बनाए 2020 में। दुनिया का दंगा, दुनिया का जो है आपने देखा। क्यों देखा? क्योंकि पहले आपने सोसाइटी को तैयार नहीं किया, लॉ पहले बना दिया। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको दिमाग में पता होनी चाहिए, मोटी मोटी बातें। चलिए इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको बता दूं। आगे बात करते हैं। तो जब मैं आपको यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक शब्द बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसका अर्थ होता है संविधानवाद। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, मैं आपको बता दूं। प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन पूछा था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि जब संविधानवाद चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट रूल के द्वारा बंधी होगी और गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड ही रहेगी। ऐसा नहीं कि जो है उसको एब्सोल्यूट पावर मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। एंड डिवीजन ऑफ पावर जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, आप जरा हमें बताइए। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। एक्सेप्टेंस ऑफ प्लूरिटी ऑफ इंटरेस्ट इन सोसाइटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है वो जो है सोसाइटी में जितने भी सब लोगों के जो है इंटरेस्ट को जो है स्वीकार करने का बात करता है। नो अथॉरिटेटिव और डिक्टोरियल लीडरशिप, यानी कि कोई भी जो है वहाँ पे अथॉरिटेटिव तरीके से आप जो है नहीं रूल कर सकते हो। ठीक है, डिक्टोरियल तरीके से नहीं रूल कर सकते हो, तानाशाही नहीं चला सकते हो। मिनिमम कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की जो है फ्रीडम को आप कर्टल नहीं कर सकते हो। वो जो है अपने विकास के लिए, जो उसके ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए जो है वो आज़ाद है। उसकी फ्रीडम को जो है मैक्सिमाइज करने का प्रयास करोगे, मिनिमम जो है रोक लगाओगे उसकी फ्रीडम के ऊपर। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 19 सब क्लास 2, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 भी जो है आपका एब्सोल्यूट फ्रीडम आपको नहीं देता है। देयर आर सर्टेन रीजनल रिस्ट्रिक्शन ऑन द थ्रेट ऑफ सॉवरेंटी ऑफ द नेशन, टेररिज्म और पब्लिक ऑर्डर और एनीथिंग दैट यू हैव मेंशन्ड इन आर्टिकल नंबर 19 क्लास 2। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है भारत में। हमने तो अभी ऊपर AC वियर जो है और WG जो एंड्रूज हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की जो है अवधारणा कॉन्सेप्ट दी थी। अब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस दोस्तों US का है, मतलब जो है जो डिवीजन, जो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो जुडिशरी, उनके बीच जो है एक दूसरे को चेक करते रहें। जैसे मैंने ये आपको जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे एक दूसरे को चेक किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, आपको पता है कि 1773 में जो है केशवानंद भारती का जो जजमेंट था उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वही अमेंडमेंट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो जो है संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल आत्मा है, यानी कि जो तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड इन एनी वे। और ऐसा जो है गवर्नमेंट अगर करने का प्रयास करती है तो वो लॉ जो है, वो जो अमेंडमेंट जो है उसको जो है जुडिशरी जो है ओवरराइड कर सकती है।
फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का मतलब दोस्तों फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, वरना संविधानवाद पे चलेगा कैसे जब एक ही तानाशाह जो है जगह लेगा जा करके। फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, लोगों के अधिकार होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, सबको जो है बोलने की स्वतंत्रता हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशल रिव्यू भी हो। ठीक है, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो इन्फोर्स किया जाता है वो इन्हीं वैल्यू से किया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन, मतलब जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के इंडिया के संदर्भ में जो है आपको कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनिज्म बताना है, उसकी वैल्यूज बताना है, तो आप ये सब लिख सकते हो। और इससे रिलेटेड जो केस हैं कॉन्स्टिट्यूशनिज्म से रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं कि रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, और दूसरा IR कोहले वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। ये जो है आप इसमें कोर्ट कर सकते हो, क्योंकि केस जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप बिना फैक्ट के किसी भी चीज़ को लिखोगे तो वो उतना इन्फोर्सेबल और आपको उतने नंबर नहीं दिलाएगी। चलिए अब जो है कथा शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट जो है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा जो मतलब जो डेवलपमेंट जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा देखिए, जो है 1858 के बाद जो है भारत में ब्रिटिश चूँकि सरकार सत्ता डायरेक्ट कंट्रोल लिया गया, जब 1857 का जो है रिवोल्ट हुआ, ठीक है, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी किसने कहा था आप कमेंट करके बताएं। तो उसके बाद जो है हमारे देश में डायरेक्ट सत्ता जो है कंपनी से कंपनी से जो है जो कंपनी थी उससे ब्रिटिशर्स ने जो है वापस ले ली, और ब्रिटिशर जो है उसको जो है कंट्रोल करने लगे हमारे देश को 1858 से। ब्रिटिश का सीधा कंट्रोल हमारे देश पे 1858 में हो गया। तो तब तक की कहानी हम कंपनी की सुनेंगे। तो देखिए कंपनी क्या थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसको 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, और उन्हीं की मोनोपोली थी ईस्ट इंडियन टेरिटरी। अब ईस्ट इंडियन का मतलब है कि भारत का जो इलाका है वो ईस्ट इंडिया कहलाता है, ठीक है, मतलब एक होता है वेस्ट इंडिया, मतलब वेस्ट इंडीज, जैसे जो है आप सुनते होगे मैच जब होता है। तो ये सब ईस्ट इंडियन टेरिटरी में जो है वो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इन 1600 द ब्रिटिश क्राउन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आल्सो नोन एज चार्टर अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इस्टेब्लिश एंड ट्रेड। 1600 में जो वहाँ की ब्रिटिश क्राउन था उसने जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसको हम चार्टर कहते हैं, वो उसने साइन कर दिया कि आपको परमिशन है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जाओ भारत में ट्रेड करो जा करके। बिफोर 1726 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि जो 1726 से पहले, पॉइंट टू बी नोटेड, 1726 से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो है पूरी ताकत थी कंपनी के लेजिस्लेटिव पावर पे, कानून वगैरह जो बनाना होता। 1726 के बाद ये जो पावर है वो ये जो अपॉइंट कर देगी वो कर देगी गवर्नर जनरल काउंसिल को। यानी कि पहले जो मैं आपको बता दूं, फिर थोड़ा सा संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज क्रिएटेड बाय 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हैड मोनोपोली टू ट्रेड इन ईस्ट इंडियन टेरिटरीज। Before 1726, the board of directors had legislative powers, but after post 1726, this power was assigned to the Governor General Council. 1765 में क्या होता है आपको पता है कि 1757 में प्लासी का बैटल हुआ था, ये जो है आप सभी को पता है। तो 1765 में ब्रिटिश ने जो है रिसीव कर लिए, यानी कि ब्रिटिश की जो कंपनी थी इसने रिसीव कर लिए दीवानी राइट्स। अब यहाँ पे जैसे कुछ लोग जैसे मानते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे दीवानी राइट्स, आप ऐसे मान लीजिए कि सिविल राइट्स, ठीक है, तो सिविल राइट्स में जो है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा पेंच है, अगर जो है आप ला कानून जानते हो तो जो है इसका सिविल से मतलब ये शब्दावली सही है नहीं उचित, लेकिन इसको लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, ये बात आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, और उसको कभी मैं अलग लेक्चर बताऊंगा। तो ब्रिटिशर्स ने जो है दीवानी राइट्स यानी कि सिविल राइट्स जो है उनको मिल गए 1765 में, चूँकि बैटल ऑफ प्लासी जो है जीते ही चुके थे 1757 में लॉर्ड क्लाइव जो है उसके नेतृत्व में। तो 1765 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसके बाद 1765 में जो है ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल गए। किसके मिल गए? बंगाल सूबे के बंगाल सूबा के जो है सारे दीवानी राइट्स मिल गए, जिसमें जो है आपको बंगाल सूबा आता था। जैसे बंगाल सूबे में जो है 3 लोग आते थे, एक बंगाल, बिहार, उड़ीसा आज का।
दिस लेटर प्रूव्ड द वे टू फॉर्म अ मिलिट्री एंड एक्वायर और एक्सपैंड टेरिटरी। जब उनको थोड़ी सी जगह मिल गई, अब उन्होंने सोचा कि इसको जो है एक्सपेंस किया जाए, मिलिट्राइजेशन और किया जाए, एक्सपैंड और किया जाए टेरिटरी को। तो हिस्टोरियन जो है इसको, इस घटना को, जो ये इनको दीवानी राइट्स मिले, इसको हिस्टोरियन जो है ब्लैक नाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक नाइट। ठीक है। अच्छा अच्छा, जब मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ी बातें और मैं ऐड करूंगा। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी सिर्फ हम बात कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पज़ से कर रहे हैं। अदरवाइज़ इसके पीछे का बैकग्राउंड जो है आपको मैं मॉडर्न हिस्ट्री में कनेक्ट कर करके बताऊँगा। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। अब ये क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कंपनी जो है सेंट्रलाइज करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि ताकत जो है, सत्ता जो है वो केंद्रीकृत होना यहाँ से स्टार्ट होगी। गवर्नर जो बंगाल के थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए। 1773 में क्या हुआ? गवर्नर ऑफ बंगाल क्या बन गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। सवाल ये है कि गवर्नर ऑफ बंगाल का मतलब क्या था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में डिफरेंस क्या है? गवर्नर ऑफ बंगाल पहले बंगाल को रेगुलेट करता था, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बनने के बाद अब ये जो है, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जो है सबॉर्डिनेट हो गई। यानी कि ताकत किसके पास चली गई? बंगाल के पास। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया ताकतवर। ठीक। सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में इस्टेब्लिश की गई 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। क्योंकि कुछ डिस्प्यूट भी होंगे ना, मामले भी होंगे ना, तो उनको जो है निपटारे करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या बस ऐसे थी, ब्रिटिशर से अपनी चलाते थे, जुमाते थे उनका। स्टैंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने भी जो है, ब्रिटिश की जो सरकार है उसने भी जो है कंट्रोल स्थापित करना स्टार्ट कर दिया है, लगभग आप मान के चलिए। किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोस्तों हुए जाकर के गवर्निंग बॉडी। किस लिए? ताकि जो है रिपोर्ट किया जा सके ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर पे। भारत में जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर है इंडिया में, उनको जो है रिपोर्ट उनकी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी जाए, इसके लिए बनी क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या थे? गवर्निंग बॉडी। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कंपनी पे मतलब निगरानी के लिए बना रखी थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ये प्रोहिबिट, निषिद्ध कर दिया गया, कंपनी के कोई भी ऑफिशियल जो है किसी प्रकार की प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट वगैरह जो है इंडियन से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपको पता है कि अगर जो है आप सेकेंड ARC रिपोर्ट या भारत सरकार के आप जो है सिविल सर्वेंट्स के जो है जो रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है कि कोई गिफ्ट जो है आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे जज या कोई भी अधिकारीगण वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, सिवाय जो है कोई पर्सनल फैमिली का कोई मेंबर जो है ऐसा हो तो भले जो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज़ कोई गिफ्ट वगैरह स्वीकारी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो है दक्षिणा स्वरूप आ रहा होगा और तुम ज़रूर कोई रिश्वतखोरी कर रहे होगे। अच्छा, अब जो है आ जाता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें क्या था? दरअसल 1773 में कुछ चीज़ें जो है अधूरी या कह दीजिए कुछ गड़बड़ी हो गई थी, उसको सेट करने के लिए इसको लाया गया था, तो इसलिए इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। इसने क्या किया कि बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है पावर दे दी बिहार और उड़ीसा से रिलेटेड, समझ रहे? यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है पावर इतनी हो गई कि वो बिहार और उड़ीसा पे भी जो है मतलब जो है कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए कि बिहार और उड़ीसा, क्योंकि उस पिछले वाले में तो मुंबई और मद्रास पे हो ही चुका था, बिहार और उड़ीसा बचा हुआ था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसने क्या किया, इस एक्ट ने, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने, यानी कि 81 का गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जो एक्ट होते हैं, समझ रहे हो, उनकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है, यानी कि गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल और जो उसकी काउंसिल है, उसको जो है आज़ाद कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। अगर वो कोई भी जो है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो है कोई काम करते हैं तो उनको जो है छूट दी गई थी कि वो जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा।
सिमिलरली इट आल्सो एक्सेप्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। इसी प्रकार से जो कंपनी के सर्वेंट्स थे उनको भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिया गया था, सिर्फ उनके ऑफिशियल एक्शन के लिए। ये शब्द को जो है आप नोट कीजिएगा, ऑफिशियल एक्शन। आज भी आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो है आर्टिकल नंबर 105, आर्टिकल नंबर 194, आर्टिकल नंबर जो है अगर बात की जाए तो ये जो है आपके एमएलए और एमपी को अलग रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो भी वो वगैरह वगैरह बोलेंगे अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, ये चीज़ें जो है आज भी हमारे देश के जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको कुछ स्पेशल पावर मिलती हैं कि मतलब ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट वगैरह नहीं हो सकता है। और सिविल सर्वेंट्स को भी जो है ऑफिशियल कंडक्ट जो भी वो करते हैं, सिवाय वो भ्रष्टाचारी या करप्शन वगैरह के चार्जेस ना हो, तो उनको भी जो है ऐसे मतलब जो है मतलब उन पर कोई कार्रवाई सीधे होती नहीं है। ठीक है, तो ये आज भी जो हमारे देश में है। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि रेवेन्यू मैटर जितने भी थे, जैसे मान लो हम रेवेन्यू बटोरने गए, लगान चाहिए और 2-4 किसी को कूट काट दिए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अलग कर दिया सुप्रीम कोर्ट को कि रेवेन्यू वाले में आप हस्तक्षेप ना करो। It provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta. It also required the court to administer the personal law of the defendants. इसने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को ये जो है ताकत दी कि वो जो है जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं कलकत्ता के, उन पे जो है उनका क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही इसने ये भी दी कहा कि जो पर्सनल लॉ हैं डिफेंडेंट्स के, उन पे भी जोर दिया जाए। जैसे हिंदू जो है हिंदू लॉ से गवर्न होंगे, मुस्लिम जो है मोहम्मदन लॉ से गवर्न होंगे, तो ये जो है सुविधा दी गई। इट लेट डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। इसने ये भी कहा कि जितनी भी प्रोविंशियल कोर्ट से जो है अपील आएंगी वो जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। सीधी सी बात है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट से जितनी भी अपील वगैरह चीज़ें आएंगी वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगी, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा टेरिटरी का भी है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, सिर्फ नॉट जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास अपील भी आएगी, साथ ही में वो जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो रेगुलेशन भी जो है प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल के लिए फ्रेम कर सकता है। ये जो है बात जो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में थी। अगला दोस्तों जो एक्ट आता है उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसने क्या किया कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन थे, मैं आपको बता दूं कमर्शियल फंक्शन अभी तक हैंडल किए जा रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और पॉलिटिकल फंक्शन जो है हैंडल किए जा रहे थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, जो इंग्लैंड में था 6 मेंबर के द्वारा। ये दोनों ही फंक्शन जो कंपनी के थे उनको अलग कर दिया गया, यानी कमर्शियल फंक्शन अलग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पॉलिटिकल फंक्शन अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों जो है अलग कर दिए गए। रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू 3 ऑफ whom द कमांडर इन चीफ वाज टू बी 1। इसने क्या किया कि जो नंबर जो था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, जो मेंबर थे ना उसमें काउंसिल में जो गवर्नर जनरल की, तो उसमें जो मेंबर थे वो 3 हो गए। कितने हो गए? 3 मेंबर हो गए, जिसमें से जो है एक कमांडर इन चीफ भी हो गया। कारण क्या था? क्योंकि जैसे मान लो मेजॉरिटी कैसे होगी, तो एक कमांडर इन चीफ जिसमें जो है वोट कर देगा, वही चीज़ मतलब वही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी जा करके। जैसे मान लो अगर 2 लोग हो गए, एक कमांडर इन चीफ, यानी कि कमांडर इन चीफ ही जो है अगर देखा जाए तो कमांडर इन चीफ जो है वो जिसमें जो है मतलब कर देगा, तो मतलब एक बनेगी जाकर ना मेजॉरिटी, तो 3 मेंबर अब जो है रह गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जिसमें से एक कमांडर इन चीफ भी था। और यही चीज़ जो है मद्रास और बॉम्बे में भी हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस, यानी कि ब्रिटिश की जो पोजीशंस है, ठीक है, उनके जो सिविल और मिलिट्री रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी ब्रिटिश ऑफ पोजीशंस हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है ये जो है अधिकार मिल गया कि वो सुपरवाइज निगरानी और डायरेक्ट कर सकेगा जितने भी ऑपरेशन जो है सिविल और मिलिट्री रेवेन्यू के हैं, ब्रिटिश पोजीशन जितनी भी जो है भारत में है।
समझ रहे हो? इससे यहाँ पे एक डुअल गवर्नमेंट की जो है कॉन्सेप्ट आया, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट कि एक तो ब्रिटिश वहाँ पे है ही, ठीक है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है मतलब ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप जो है डायरेक्ट करोगे जितने भी ऑपरेशन है सिविल और मिलिट्री रेवेन्यू के ब्रिटिश पोजीशंस के जो है इंडिया में। तो एक प्रकार की डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डुअल गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे डुअल से रिलेटेड मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे एक्ट आएगा ना, वहाँ पे भी जो है ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा शब्दों में देखिए यहाँ डुअल लिखा है, डुअल गवर्नमेंट। कंपनी की टेरिटरी पहली बार दोस्तों ऐसा कहा गया कि ब्रिटिश पोजीशन जो है इंडिया में, ब्रिटिश पोजीशन जो है पोजेशंस कहा गया है भारत में। फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश पोजीशन जो है भारत में कहा गया। अच्छा, अब जो है एक्ट ऑफ 1786 पे आ जाइए। 1786 का जो है एक्ट क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही प्लेस्ड टू डिमांड। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाना था। उनको जो है 2 डिमांडें चाहिए थी। पहली ये कि उनको जो है जो काउंसिल के डिसीजन है उनमें उनको ताकत दी जाए उनके डिसीजन को ओवरराइड करने की। दूसरा चीज़ वही जो है कमांडर इन चीफ भी होंगे। तो ये एक्ट ऑफ 1786 में ये दोनों चीज़ उनको दे दी गई। फिर आया एक्ट ऑफ 1793। इसमें जो है ओवर राइडिंग जो पावर थी वो जो है आगे आने वाले जो गवर्नर थे उनको भी दे दी गई, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के अलावा जो आने फ्यूचर गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जो प्रेसिडेंसी के थे। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसने और ज़्यादा कंट्रोल दिया, सेंट्रलाइजेशन चल रहा है पावर का। इसने ट्रेड मोनोपोली जो कंपनी की है वो 20 सालों के लिए और बढ़ा दी। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इसने ये भी प्रोवाइड किया कि कमांडर इन चीफ जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का जो है मेंबर नहीं होगा जब तक कि उसको जो है ऐसे अपॉइंट ना किया जाए। समझ रहे हो? यानी कि जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल का जो है मेंबर कमांडर इन चीफ नहीं होगा जब तक कि जो है उसको ऐसे अपॉइंट ना किया जाए। ये जो है इसने प्रोवाइड किया। इसने दोस्तों ये भी लेट डाउन किया कि जो मेंबर हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और जो उनका स्टाफ है वो जो है अब इंडियन रेवेन्यू से पैड किया जाएगा, मतलब भारत के पैसे से पैड किया जाएगा। गलत बात। चार्टर एक्ट 1813 आया। आपको पता होना चाहिए कि चार्टर एक्ट 1813 दोस्तों आया था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है नेपोलियन के द्वारा, बोनापार्ट जो दोस्तों फ्रांस का था, वो समय जो है आपको पता हो कि बैटल ऑफ वाटरलू में उसको हराया जाता है 1815 में। तो वो कहर बरपाए हुए था नेपोलियन, उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट किया था। तो उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, मतलब ब्रिटिश यूरोपियन का जो ट्रेड था वो बाधित हो रहा था। तो ऐसा जो है मोनोपोली जो है कंपनी की ख़त्म करने के लिए क्या किया ब्रिटिशर्स ने कि जो मोनोपोली थी कंपनी की वो ख़त्म कर दी, ठीक है। सिर्फ ट्रेड टी और चाय में जो है ट्रेड टी में और जो ट्रेड चाइना के साथ होता था वो जो है कंपनी की बनी रही, यानी कि कंपनी की जो मोनोपोली थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि ब्रिटिश के साथ जो ट्रेड हो रहा था वो जो है मार्ग जो रूट था वो बाधित हो रहा था नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण। चार्टर एक्ट 1813 ने जो है उसने 1 लाख रुपए जो है एजुकेशन पे इंडियन की खर्च करने की बात कही। इट असर्टेड द सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। इसने दोस्तों जोर दिया ब्रिटिश क्राउन का कि ब्रिटिश क्राउन की जो है सॉवरेंटी है कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेंटी है इंडिया के जो है उस पर कंपनी की जो टेरिटरी है। और मैं आपको बताऊं तो जो है कहाँ गया ये देखिए दोनों शब्द आपको थोड़े थोड़े कैसे लग रहे होंगे। ये देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया था ब्रिटिश पोजीशन जो इंडिया में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे सोवरेंटी जो है असर्ट की गई है ब्रिटिश क्राउन की कंपनी की टेरिटरी के ऊपर। और शायद ये PYQ में पूछा गया था। 1813 में जो है क्रिश्चियन मिशनरी जो थे उनको जो है भारत में आने के लिए जो है और एनलाइटमेंट लोगों का करने के लिए जो है अलाउ कर दिया गया। इसने जो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन जो है
ब्रिटिश टेरिटरी में जो है उसके लिए जो है मतलब प्रोवाइड किया मार्ग कि जो है ब्रिटिश जो एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन, वो फैलाई जाए। इसने एम्पावर किया लोकल गवर्नमेंट को टैक्स इम्पोज करने के लिए, ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकते हैं और इसको जो है नई पेमेंट अगर वो करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो है जुरिडिक्शन में मामला जाएगा। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833 और यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो अब बन चुका था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं और ये सेंट्रलाइजेशन के प्रति लास्ट एक्ट था, फाइनल एक्ट था। एंड वेस्टेड इन हिम, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया था उसके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर थी और पूरी जो टेरिटरी थी उस पर जो है उसकी अथॉरिटी थी। इसने जो 1813 का एक्ट 33 का जो एक्ट था चार्टर, इसने डिप्राइव कर दिया गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास फ्रॉम लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की जो है लेजिस्लेटिव पावर जो है वंचित कर दिया गया और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर जो है इंटायरली इंडिया के लिए जो है दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। लॉ मेड अंडर प्रीवियस एक्ट, जो पिछले लॉ थे जो प्रीवियस एक्ट के तहत उनको जो है रेगुलेशन कहा गया, जबकि जो अब जो चार्टर था उसके तहत जो है उनको क्या कहा गया, एक्ट कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब पूरी तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी इस एक्ट के द्वारा। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है बन चुकी थी इस एक्ट के द्वारा। कहाँ गया, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाई इंटरेस्ट फॉर हिज मजेस्टी हिज ईयर्स एंड सक्सेसर, यानी कि अब जो है ब्रिटिश की जो मतलब मजेस्टी में ही जो है कंपनी की टेरिटरी है, जिससे ये संकेत कहीं कहीं मिल रहा था कि ब्रिटिशर्स कभी भी छीन सकते हैं। इसने जो है कोडिफाई कर दिया, मैं आपको बता दूं, इसने जो है कोडिफाई कर दिया जितने भी लॉ थे, क्या थे, जितने भी लॉ थे ना, हाँ, इसने कोडिफाई कर दिया जितने भी इंडियन लॉ थे। और इंडिया का पहला जो है लॉ कमीशन लॉर्ड मैकाले के अंदर बनाया गया था। मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ी सी बात कि भारत की जो आप आईपीसी सुनते थे ना, अब तो हालांकि बीएनएस आ चुका है, भारतीय न्याय संहिता, तो भारत की जो पहली आईपीसी थी भारतीय दंड संहिता 1860 की, वो यहाँ से बनना स्टार्ट हुई थी। जैसे 1833 से जो है पहली बार लॉ कमीशन जो है बन आया, लॉर्ड मैकाले जो है, ठीक है, चेयरमैन बने उसके, और ये कानून जो है पूरी तरीके से अप्लीकेबल बन शुरू हुआ जा कर के 1860 में, मतलब 26 साल लगभग लग गए। और जबकि जो अपना बीएनएस था वो शायद जो है 2023 में आया और शायद जो है 2024 की जुलाई में, शायद 2024 की जुलाई में इम्प्लीमेंट भी हो गया। तो ये 2 साल के अंदर हो गया और इसने जो है 26 साल लगा दिए। ये भी कह सकते हो कि हम लोगों को दोबारा लिखना नहीं पड़ा। चलिए, चार्टर एक्ट 1833 ने जो है एक प्रकार का ओपन कंपटीशन जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए लाने का प्रयास किया, लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जो है अपोज किया, तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। इसने दोस्तों जो है सिस्टम ऑफ कस्टमरी ऑफ स्लेवरी, गुलामी की चूंकि इस समय दोस्तों लड़ाई गुलामी से जो है अमेरिका में भी चल रही थी, आपको पता होना चाहिए। अमेरिका में भी जो है स्लेवरी के ऊपर जो है लड़ाई चल रही थी और वो जो है उसका नज़ारा इंडिया में भी देखने को मिला और इसने स्लेवरी जो है इंडिया में ख़त्म कर दी। और अमेरिका में जो है स्लेवरी की लड़ाई कौन लड़ रहे थे, ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। आप बताइए हमें कमेंट करके कि अमेरिका में स्लेवरी की लड़ाई किसने लड़ी थी। अब्राहम लिंकन ने लड़ी थी, जिनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, उसी टाइम की बात है। हालांकि उनकी मृत्यु तो 1865 में हुई थी। अब चार्टर एक्ट 1853 का देख लीजिए। जब चार्टर एक्ट 1853 का आया, ये आप मान लीजिए कि लास्ट था, ठीक है, और मतलब अभी लास्ट जैसे पिछले वाले बोला था, तो ये मान लीजिए छोटा सा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ख़त्म है। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, अब यहाँ पे पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल के अलग अलग कर दिए गए, यानी कानून कोई बनाएगा, इम्प्लीमेंट कोई करेगा, अलग अलग फंक्शन। और इसके लिए एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई।
सेम प्रोसीजर इसमें अपनाया गया जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट में था। इसमें जो है 6 न्यू मेंबर जो है ऐड किए जाएंगे। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक बॉडी बनाई जाएगी जिसमें जो है 6 न्यू मेंबर ऐड किए जाएंगे, ठीक है, 6 नए मेंबर। और इन 6 मेंबर में से जो है 4 मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से आएंगे। यानी कि पहली बार आपको लोकल प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। ये जब मैं पहली बार कहता हूँ ना तो इस पर बहुत ध्यान दिया करो। ओपन कंपटीशन जो है सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के लिए जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मैकाले कमेटी बनाएगी, ठीक है, जो है ओपन कंपटीशन और सिविल सर्वेंट का जो है रिक्रूटमेंट वगैरह जो है उसके लिए कमेटी बनाएगी, मैकाले कमेटी। और इसमें जो है जो कोवेनेंट सिविल सर्विसेज थी वो अब इंडियन के लिए भी जो है खोल दी गई। अब आप कहोगे सर कोवेनेंट सिविल सर्विस क्या थी? अभी आप वीडियो बने रहिए, अभी लास्ट में लेक्चर में मैं इसको एक बार पूरा डिटेल में देख लूँगा कि सिविल सर्विस का इतिहास क्या रहा है। वीटो पावर इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। अब हम आ जाते हैं, आपको पता है कि 1857 में जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप सभी जानते हो, जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। उसके बाद जो है ब्रिटिश जो सरकार थी वो जो है इस मौके की तलाश में थी, कंपनी कोई गलती करे और मैं जो हूँ सत्ता को अपने हाथों में ले लूँ। और 1858 में जो है ब्रिटेन का जो राज था वो भारत में शुरू हो जाता है, ब्रिटिश का जो क्राउन है वो सत्ता को ले लेता है। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट था गुड गवर्नेंस के लिए भारत में। इसने पावर जो गवर्नमेंट की थी, टेरिटरी की थी और रेवेन्यू की थी वो सारी जो है ब्रिटिश क्राउन को दे दी। इसने जो डबल गवर्नमेंट चली आ रही थी, अब आप कहिए सर कौन सी डबल गवर्नमेंट, तो याद करो डुअल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको ख़त्म कर दिया। इसने एक नई ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है बनाई। ये इसमें जो है ये अगर बात की जाए तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो जो है ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल होता था इंडिया के प्रशासन के लिए, जिसको 15 मेंबर की 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी जो है मदद करती थी, असिस्ट करती थी। जो प्रशासन था कंट्री का वो अब पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो चुका था। ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो है वो इंडिया के अफेयर में जो है हस्तक्षेप करने का पूरा मौका था। उसके बाद क्या होता है कि अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। अब ये देखिए जो काउंसिल एक्ट आ रहे हैं ये दरअसल इस बात की लड़ाई है कि अब भारतीय वासी जो है वो इसमें जो है रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं कि हमारा भी जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। इस मतलब जो भारत के लेजिस्लेशन है उसमें जो है भारतीयों का भी जो है मतलब होना चाहिए जो कानून वगैरह। तो अब इसके लिए 3 काउंसिल एक्ट आएंगे, एक 1861 में आएगा, एक 1892 में आएगा और एक 1909 में 3 जो है काउंसिल एक्ट आएंगे। तो फर्स्ट टाइम जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को देखिए, फर्स्ट टाइम जो है इंडियंस को जो है लॉ मेकिंग के प्रोसेस में शामिल किया गया। वायसराय जो है अब नॉमिनेट कर सकता था कुछ इंडियंस को, लेकिन एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉट एज ए ऑफिशियल मेंबर। इसने जो है डिसेंट्रलाइजेशन का जो पावर का प्रोसेस था, अभी तक सेंट्रलाइजेशन पावर का हो रहा था, अब डिसेंट्रलाइज होगा, विकेंद्रीकरण। पावर जो है रिस्टोर कर दी जाएंगी बॉम्बे मद्रास की। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बनाई जाएंगी बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए, पंजाब के लिए, जो बनकर के आएंगी 1862, 1866, 1897 रिस्पेक्टिवली। 1861 ने जो है पोर्टफोलियो सिस्टम जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है 1859 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए। और 1861 ने जो है वो वायसराय को पावर दी ऑर्डिनेंस इशू करने की। आज प्रेसिडेंट के पास ये पावर आर्टिकल 123 से शायद आती है। अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस समय कांग्रेस बन चुकी थी। आपको पता होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बन चुकी थी। उसके दबावों के कारण और भारत में जो शिक्षा की क्रांति जो 1813 से शुरू हुई थी, इन सब से मिला करके और जो शिक्षा प्रणाली जो डेवलप की गई थी मैकाले के द्वारा, जब शिक्षा का जागरण हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस सबके दबावों के द्वारा जो है 1892 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आता है।
इसने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल में, उनकी संख्या को जो है, उनके नंबर को बढ़ा दिया, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है अभी भी रही। पहली बार जो है इलेक्शन, नॉमिनेशन शब्द का यूज किया गया था। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है सेंटर और प्रोविंस में जो है वो इलेक्शन या मतलब शब्द जो है वो नॉमिनेशन यूज किया गया है, उससे आते थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर आते थे वो वायसराय जो है रिकमेंडेशन पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की थी उसकी रिकमेंडेशन पे जो है कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होते थे वो गवर्नर जो है रिकमेंडेशन पे, किसकी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार, चैम्बर ऑफ, इस पे जो है भर्ती किए जाते थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते थे। फंक्शन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है इंक्रीज यहाँ पे कर दिया गया, जैसे डिस्कशन जो है बजट पे किया जा सकता है, क्वेश्चन जो है वो जो है एग्जीक्यूटिव से किए जा सकते हैं, तो ये जो है पावर बढ़ाई गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। इसने जो ऑफिशियल मेजॉरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो मेंटेन करके रखी और संख्या ये हो गई 16 से 60। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो है यानी कि इंडियंस की जो है मेजॉरिटी होना सुनिश्चित हो गई। अब जो लोग हैं वो उनको पास सिर्फ पावर ऑफ डिस्कशन बजट क्वेश्चन कुड नाउ बी एड्रेस टू द एग्जीक्यूटिव नहीं रहा, बल्कि अब पूरक क्वेश्चन भी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे। बजट पे कोई रिजोल्यूशन भी जो है मूव कराया जा सकता था। और इसने जो है जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी उसमें पहली बार इंडियंस जो है वो कोई आया जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये जो है ला मेंबर जो है ब्रिटिश मिनिस्ट्री के पहले बन करके आए। यूपीएससी पे क्वेश्चन पूछ चुका है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू, अच्छा देखो उस समय जो है मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी इस एक्ट को कहते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी जो है इस एक्ट को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक जो है उस समय पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और दूसरे जो है गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्योंकि हाँ यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया, पीपीटी में लिखी भी नहीं थी। 1858 से जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो अब वायसराय बन चुका था, ठीक है। तो यहाँ से सब वायसराय कहलाते थे, ये बात पता होनी चाहिए, मैं बताना भूल गया, लिखा भी नहीं था। तो अब क्या हुआ कि अब जो वायसराय थे, इसमें मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक वायसराय है, दूसरे जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इस एक्ट के द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट जो है रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि हिंदू हिंदू के द्वारा चुने जाएंगे, मुस्लिम मुस्लिम के द्वारा चुने जाएंगे। इसलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन्हीं को कहते हैं। और इन्होंने लीगलाइज किया कम्युनलिज्म को, फूट डालो राज करो। इसने जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो है प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, यूनिवर्सिटी में, जमींदार में, सब में जो है सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया, ठीक है। मतलब जो जिस चीज़ से बिलोंग करता है उसको वही लोग चूज़ करेंगे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट। फिर दोस्तों आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्यों कहते हैं, तो फिर आपको समझ आना चाहिए कि इसमें से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, दूसरे जो है वायसराय हैं। इसने जो है, मैं आपको बता दूं इससे पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए कि 1914 से 1919 मतलब जो है चला था फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स ने ऐसा वायदा किया था कि हम आपको जो है आपकी आज़ादी वगैरह या जो है आपको सत्ता सौंप देंगे और हम आप हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश की महारानी बनी रहेंगी, आपको डोमिनियन स्टेटस सौंप देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है ब्रिटिश की महारानी बनी रहेंगी, बाकी सब काम आप चलाओगे। लेकिन जब ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हो जाता है तो भारतीयों को कुछ भी हाथ नहीं लगता है और ये कहते हैं कि हम आपको पावर धीरे धीरे देंगे, एक साथ आप चला नहीं पाओगे। अच्छा,
तो इसने जो है बात कही कि हम आपको ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन करेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है डिक्लेरेशन था। इसने दोस्तों जो है क्लासिफिकेशन कर दिया सब्जेक्ट का। जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट थे उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक सेंट्रल सब्जेक्ट बना दिए गए, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिए गए। और ये डिवोल्यूशन रूल्स जो है फ्रेम कर करके ऐसा कर दिया गया। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि पहली बार कब किया गया था, सब्जेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन के वो दो कैटेगरी में बता दिए गए। सेंट्रल को दोस्तों जो है प्रोविंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल दे दिया गया, सब्जेक्ट को जो है डिमार्क करके कि जो है कौन से सब्जेक्ट किसके पास रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि प्रोविंस के लेवल पे डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। डायरकी क्या थी? डायरकी का मतलब था कि इसमें दो प्रकार के जो है सब्जेक्ट बना दिए गए। ये प्रोविंस लेवल पे था, जो कि 1935 का जब एक्ट आएगा तो इसको सेंटर पे कर दिया जाएगा। इसने जो क्या किया डायरकी ने कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं वो गवर्नर और मिनिस्टर की ऊपर डिपेंड करेंगे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं वो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इस प्रकार से डायरकी जो है प्रोविंस लेवल पे बना दी गई। यानी कि एक तो सब्जेक्ट का डिवाइडेशन हुआ सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट, दूसरा डिवाइडेशन प्रोविंशियल लेवल पे हुआ ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट का। इसने सेपरेट बजट की जो है बात की पहली बार, और ऑथराइज किया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को इनेक्ट करने के लिए अपना अलग से बजट, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपना अलग से बजट बनाए। इसमें दोस्तों जो है रिक्वायरमेंट की कि 3 मेंबर ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमांडर इन चीफ को हटा करके अब वो इंडियन होंगे। 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वायसराय की अब वो जो है इंडियन होंगे, कमांडर इन चीफ को हटा दिया जाए। ये मैं सर्च कर रहा हूँ कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में वो मिल जाए मुझे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि इसमें एक पॉइंट पीपीटी में मैंने शामिल नहीं किया है कि सब्जेक्ट वो ट्रांसफ़र और रिजर्व थे क्या, इसको मैंने नहीं शामिल किया है। तो देख लीजिए यूपीएससी ने जो पीवाईक्यू पूछा है ट्रांसफ़र और रिजर्व पे, ये कौन सा क्वेश्चन है? प्रिंसिपली सब्जेक्ट, ये नहीं है, वो क्वेश्चन ही नहीं है ये। हाँ ये क्वेश्चन है वो, यूपीएससी इसको पूछ चुका है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है ट्रांसफ़र और रिजर्व में जो है, हाँ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है यूपीएससी ने पूछा था। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। इनमें से कौन से जो है रिजर्व सब्जेक्ट थे? तो मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है ये रिजर्व सब्जेक्ट था। और रिजर्व सब्जेक्ट कैसे चलते थे? रिजर्व सब्जेक्ट दोस्तों जो है वो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से चलते थे। और जो है लैंड रेवेन्यू, पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये नहीं था। ठीक है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये आप अलग से इसको तैयार कर लीजिएगा, मैं डालना भूल गया। जैसे मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ कि रिजर्व सब्जेक्ट में थे जैसे लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड, इरिगेशन, रेवेन्यू। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में दोस्तों थे एजुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एक्साइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है इस एक्ट के द्वारा बाईकैमरलिज्म जो है सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया गया। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या था? द्विसदनात्मक व्यवस्था। अपर हाउस को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया, लोअर हाउस को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। मेजॉरिटी जो है बाईकैमरल में जो है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा जो है रखी गई। ठीक है, और ये जो है जो मेंबर इलेक्शन करते थे, मतलब चुनाव होता था, उसमें जो वोट डालने जाते थे वो प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन पे आधार पे जो है लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब इक्वालिटी नहीं थी इसमें। सेपरेशन बजट हो गया, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसने दोस्तों एक नई ऑफिस जो है हाई कमीशन की इंडिया के लिए लंदन में इस्टेब्लिश करने की बात कही। और कुछ जो फंक्शन अभी तक जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में कर रहा था प्रशासन से रिलेटेड, वो कुछ सब्जेक्ट इसको ट्रांसफ़र करने की बात कही।
साथ ही में जो है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1926 में बनाई गई, जो आयोग ली कमीशन की जो है सिफारिश पे। इसने जो प्रिंसिपल था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, जो कि 1909 में मांटे मिल्लो लाए थे, उसको जो है अब बढ़ा दिया सिख के पास, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस तक। ठीक है, फूट डालो राज करो। इसने प्रपोज किया इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंस। अब चैम्बर ऑफ प्रिंस बनाने की क्या ज़रूरत है, जिसको हम नरेंद्र मंडल भी कहते हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंस में क्या था, ये 1921 में जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसमें जो है प्रिंस थे 108 स्टेट के और 12 रिप्रेजेंटेटिव थे अदर स्टेट के, और इसको हेड करता था वायसराय। ठीक है, और इसने जो है कंसल्टेशन और जो डिस्कशन था मैटर पे जो है कॉमन इंटरेस्ट के, उस पर जो है डिस्कशन होता था, क्योंकि कुछ प्रिंस थे ना, मतलब राजकुमार वगैरह, उनको भी जो है शामिल करना चाहिए, तो इसके लिए जो है चैम्बर ऑफ प्रिंस बना दिया गया। और इसने ये भी कहा कि एक स्टैचुरी कमीशन बनेगी हर 10 साल बाद, जो है वर्किंग और रिपोर्ट देगी हर एक्ट के बारे में, कि अगला जो है क्या ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है इंडिया में हमें देनी है, यानी कि अगला जो है कि क्या पावर जो है इंडियंस को देनी चाहिए। इसलिए हर 10 साल बाद जो है बनेगी एक कमीशन स्टैचुरी। तो 1919 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो 1929 यानी कि 1929 होता है। लेकिन ये कमीशन जो है, चूँकि ब्रिटिश में सरकार जो है उसका कुछ लफड़ा था, और इसीलिए जो है 2 साल पहले साइमन कमीशन भारत में आ गया, जो कही गई थी 1929 में बात। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो है भारत में भेजा था। चूँकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए जो है साइमन गो बैक के जो है नारे लगे। इसमें लाला लाजपत राय की लाठी के द्वारा मौत हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह जो है वो काफ़ी जो है मतलब ब्रिटिशर से जो है लोहा ले लेते हैं। तो ठीक है, साइमन कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि भारत में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और फिर जो है काफ़ी बवाल होता है, काफ़ी जो है मतलब कि जो है लड़ाई नहीं, मतलब मान लो कि जो है मतलब कि इसमें कोई मेंबर इंडिया का नहीं था। तो जब ये रिकमेंडेशन कुछ देते हैं साइमन कमीशन, तो जो है नेहरू जी कहते हैं कि जो है ये हमें स्वीकार नहीं है, ऐसा जो है सारी चीज़ें। तो उस समय के जो लॉर्ड बिरकन हेड थे, सीधी सी बात जो है उस समय के जो वायसराय होंगे लॉर्ड बिरकन हेड, वो जो है एक चैलेंज दे देते हैं मोतीलाल नेहरू को, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, कि इंडियन जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं से बना ही नहीं सकते हैं जो सबको सेटिस्फाई करता हो। तो नेहरू जो है इसको दिल पे ले लेते हैं, और एक नेहरू रिपोर्ट जारी करते हैं 1928 में, जिसमें कमेटी में जो है चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू, सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके मेंबर थे अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, MSNA, सुभाष चंद्र बोस, सुकीब कुरैशी, GR प्रधानन। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भारत जो है डोमिनियन स्टेटस हमें दे दो और हमें जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में हम रह लेंगे, यानी कि हेड ऑफ स्टेट हमारा ब्रिटिश की महारानी बना दो, जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया जीते हैं। अभी तक हमारी जो मांग है वो डोमिनियन स्टेटस की है। हम पूरा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं मांग रहे हैं, रिपब्लिक नहीं मांग रहे हैं, बात समझ लो। पार्लियामेंट्री सिस्टम की मांग की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, और जिसमें जो बची हुई ताकतें हैं, रेजिडुअल पावर, वो सेंटर के पास केंद्रित होनी चाहिए। इस सब तथ्य पे जो है बहुत ध्यान देना, रेजिडुअल पावर्स किसके पास, कौन क्या कह रहा है, क्योंकि जिन्ना जो है वो उल्टा बोलेंगे, वो कहेंगे रेजिडुअल जो पावर है वो दे दो स्टेट को, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, और फंडामेंटल राइट जो है 19 फंडामेंटल राइट जो है इंक्लूडिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें उम्र जो है 21 साल लड़कों लड़कियों के लिए जो है रखी गई। और ये जो है लॉन्गेस्ट चार्टर था फंडामेंटल राइट का उस समय का। इलेक्टोरल सिस्टम की जो है बात कही कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है नहीं होना चाहिए, मांटो मिल्लो वाला, जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, लेकिन जो है सीटें कुछ रिजर्व कर दो ताकि जो है उनका रिप्रेजेंटेशन हो पाए। जैसे जो मांटे मिल्लो में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, उसका आर्गूमेंट क्या था कि भैया जो है इसमें जो अनरिप्रेजेंटेटेड हैं या जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन हो पाए। तो इसके लिए मोतीलाल नेहरू ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया कि लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट रखो, इससे जो है फूट डालो वाले काम होंगे और जो है लड़ाई झगड़ा बनेगा। लिंग्विस्टिक रूप से जो है
प्रोविंस का फॉर्मेशन होना चाहिए भाषा आधार पे, और पाकिस्तान ने धर्म के आधार पे कर दिया, बस यही बेवकूफ़ी कर दी। बट इट वाज रिजेक्टेड बाई मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया। उन्होंने जो है डिमांड की थी 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर, और सेपरेट जो है इलेक्टोरल की बात कही थी मुस्लिम लीग ने कि हमें जो है 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में चाहिए और सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब उनके लिए सही था मंटे मिल लो। फिर स्टार्ट होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में लंदन में होती है। इसको कांग्रेस के द्वारा जो है बाइकआउट किया गया, क्योंकि उस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है चल रहा था। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है मुस्लिम लीग, प्रिंस और हिंदू महासभा भाग लेती है। इसकी मेन थीम थी फेडरल गवर्नमेंट इन इंडिया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है, इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट कर लेती है। उसके पीछे कारण है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है हो चुका था, और गांधी जी जो है सोल कांग्रेस के जो है रिप्रेजेंटेटिव थे। मेजर डिबेट जो है इसमें माइनॉरिटी और सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के जो है हुई थी। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें कांग्रेस अब्सेंट रहती है। इसमें जो है फाइनलाइज हो गया वाइट पेपर 1933 में, जो कि बाद में जो है जॉइंट सिलेक्शन कमेटी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की उसके पास जाता है, लॉर्ड लिलिथ गो के अंतर्गत, लॉर्ड लिलिथ गो। और ये जो है बेसिस बनता है वाइट पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी वाइट पेपर के जरिए आएगा। इसी बीच एक जो है मसला होता है, वो जो है आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अगर कोई व्यक्ति ने भाग लिया था तो एक नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस पक्ष में थे कि जो है बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग दोनों इस पक्ष में थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू रहे। इससे जो अनरिप्रेजेंटेटेड हैं, डिप्रेस्ड हैं, दलित हैं, या जो मुस्लिम अनरिप्रेजेंटेटेड हैं उनको मिलता रहेगा, अदरवाइज़ जो है ये सब मेजॉरिटी वाले मान ले जाएंगे। तो इससे गांधी जी काफ़ी चिंतित थे कि इससे तो देश जो है टूट जाएगा। तो कम्युनल अवार्ड जो है ये जो है कम्युनल एक अवार्ड जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के थे रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इसको अनाउंस करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है सबके लिए होना चाहिए। मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, डिप्रेस्ड क्लास का मतलब शेड्यूल कास्ट। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर काफ़ी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है एम्पावर करेगा डिप्रेस्ड क्लास को। गांधी जी जो है काफ़ी इसको लेकर के चिंता में थे, और इससे जो है हिंदू सोसाइटी वो डिवाइड हो जाएगी। ही बिगेन अ फास्ट एंड टू डेथ जो है यरवदा जेल जो दोस्तों पूना में पड़ती है, उसमें गांधी जी जो है मतलब वो क्या कहते हैं, भूख वाले जो है भूख हड़ताल रखते हैं, ठीक है, और जब तक जो है मतलब डेथ तक की। जिसके बाद क्या है कि गांधी और अम्बेडकर के बीच एक एग्रीमेंट होता है। अम्बेडकर काफ़ी चिंतित थे गांधी की हेल्थ से रिलेटेड, तो फिर एक पूना पैक्ट होता है जिसमें जो है अम्बेडकर इस बात पे मान जाते हैं कि रिजर्वेशन ले लेंगे और इस सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट व्यर्थ है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी ने जो है, मैं आपको बता दूं तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रखा है। कब पूछा? 2016 में पूछा है, 200 वर्ड में 2016 में पूछा था कि डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि क्या जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन का प्रयास करता है। तो चलिए देखते हैं। ये दोस्तों 1935 का है, और ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है इंडिया में पारित किया गया था। ये एक फ्रेमवर्क देता है गवर्नेंस किस प्रकार से जो है भारत का होगा 1947 तक। और मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं या बहुत सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही जो है उधार पे ली गई हैं। इसके साइलेंट फीचर क्या थे? इसमें 321 सेक्शन थे, 10 शेड्यूल थी, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया सबसे लंबा जो है एक्ट था। रेजुडरी पावर इसमें जो है गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, और इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की जो है बात कही थी, प्रपोज किया था कि जिसमें जो है प्रोविंस होंगी ब्रिटिश इंडिया की और प्रिंसली स्टेट भी होंगी। लेकिन ये फेडरेशन कभी भी जो है एग्जिस्ट में आई नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया।
उनकी ताकत छिन जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो है पावर का कर दिया गया, फेडरल सब्जेक्ट बना दिए गए, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिए गए, कॉन्करेंट लिस्ट बना दी गई, और रेजिडरी पावर वायसराय के पास वेस्ट रही। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है यहाँ पे दे दी गई, यानी कि जो डायरकी सिस्टम था ना, जो 1919 से जो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे ट्रांसपोर्ट और रिजर्व वाला, वो ख़त्म कर दिया गया। और जो है ये जो डायरकी सिस्टम है वो सेंटर पे ला दिया गया, ठीक है, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट में जो है आपके हो गए डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट में आपका अदर सब्जेक्ट। बाई कैमरल जो है यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है इसने पहली बार इंट्रोड्यूस की कहाँ पे? 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, यानी कि उस समय 11 प्रोविंस थी, जिसमें से 6 में बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, इन सब में जो है बाई कैमरल द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधानसभा और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट आया, जैसे 1919 में देश के लेवल पे बना था। जुडिशरी जो है फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुई 1937 में दिल्ली में, और ये जो है प्रोविंस और इंटरप्रिटेशन करेगी एक्ट की। नई प्रोविंस जो है वो टेरिटरी बनाएगी। सिंध जो है सेपरेट कर दिया गया बॉम्बे से, जो आज पाकिस्तान में है। उड़ीसा जो है सेपरेट कर दिया गया बिहार से। बर्मा और जो अदन थे ये सेपरेट कर दिया गया इंडिया से, और इनको जो है क्राउन की कॉलोनी अलग से बना दिया गया, ठीक। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और होती है कि पब्लिक सर्विसेज जो थी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किए गए। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए, जैसे आज स्टेट पीएससी होती हैं, यूपी पीएससी होती है, इसे जो है फेडरल सर्विस कमीशन बनाया गया। इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रोविजन अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश की गई हिल्टन यंग कमेटी की सलाह पे, इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। फेडरल रेलवे अथॉरिटी जो है क्रिएट की गई रेलवे के प्रशासन के लिए। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कुछ कंटेन किए गए इस एक्ट में, जिनको जो है आज हम डीपीएसपी के तौर पे मानते हो ना, वैसे उस समय इसमें लाए गए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसने सेपरेट कर दिया इलेक्टोरेट को। देखिए इलेक्टोरेट वाली जो सेपरेशन की बात है ना, वो मानी नहीं गई। हालांकि अम्बेडकर और गांधी के बीच में हो गया और सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मानी नहीं गई। उसने जो है एक्सटेंड कर ही दिया शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेन के लिए, लेबर के लिए, और मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे जब तक फूट नहीं डालोगे तब तक ये टूटेंगे नहीं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडिया के लिए अगर बात किया जाए तो उसके लिए जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी एडवाइजरी बॉडी, वो ख़त्म कर दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है असिस्ट करने के लिए 3 से 6 मेंबर की एडवाइजर्स की जो है दे दिया गया। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 1858 में जो है ख़त्म कर दी गई। इसने फ्रेंचाइज यानी कि जो मत का अधिकार था वोटिंग का, वो जो है 14% लगभग पॉपुलेशन को दे दिया, और जो बेस्ड था प्रॉपर्टी टैक्स और शिक्षा के आधार पर कितने पढ़े लिखे हो। और अब जो है हम जान लेते हैं कि इस एक्ट की क्रिटिकल एनालिसिस, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ना यूपीएससी ने, क्रिटिकल ही पूछा है इसीलिए। दोस्तों इस एक्ट के अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये वाइडली जो है इसको लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है, और इससे ही हमारा गवर्नेंस 1947 तक चलता रहा।
ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया, और गांधी के द्वारा कहा गया इसको अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। अब ये क्यों कहा गया, इसका एक्सप्लेनेशन आप हमें कमेंट करके बताओ। इसके दोस्तों मेन क्रिटिसिज्म आप देख लीजिए। इसको शुगर कोटेड क्विनिन कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये सरफेस पे तो जो है काफ़ी ऑटोनॉमी दे रहा था, लेकिन जो है ये फेडरलिज्म इस्टेब्लिश कर नहीं रहा था। इन रियलिटी जो है ये ब्रिटिश का कंट्रोल ही इस्टेब्लिश कर रहा था। प्रिंसली स्टेट जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। डायरकी जो है सेंटर पे ले आए फालतू में सब्जेक्ट अलग अलग करके, और ऑटोनॉमी जो है प्रोविंस में दे दी, और ओवर राइडिंग पावर जो है गवर्नर की बनी रही प्रोविंस पे। मतलब देखिए पूरा कंट्रोल आप समझिए। पहले सेंटर पे क्या किया कि डायरकी ला दी। डायरकी से क्या हुआ, दो सब्जेक्ट बन गए, ट्रांसफ़र और जो है वो क्या सब्जेक्ट, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छे अच्छे अपने पास रख लिए और बुरे बुरे हम लोगों को दे दिए। प्रोविंस लेवल पे गवर्नर की जो है हम लोगों को कह दिया कि तुम ऑटोनॉमी है, लेकिन गवर्नर की ओवर राइडिंग पावर बनी रही। अब्सेंस ऑफ सोवरेंटी था। लेजिस्लेटिव पावर जो सेंटर और प्रोविंस की थी वो सोवरेन नहीं थी। ठीक है, वो उस पर लिमिटेशन बहुत सारी जो है वायसराय गवर्नर वगैरह जो है ब्रिटिश क्राउन लगा के रखता है। वीटो पावर जो है क्राउन के पास होती थी, वायसराय के पास होती थी। कंट्रोल जो है लेजिस्लेटिव डिस्कशन का, वायसराय जो है वो कुछ चीज़ें रोक सकता था डिस्कशन या प्रोसीडिंग को जो है सस्पेंड कर सकता था। ठीक है, ये पावर जो है वायसराय के पास थी, और ये उसको जो है अपनी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता था माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, एक्सटर्नल अफेयर के लिए, डिफेंस के लिए। ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर थी वो जो है वायसराय को मिल गई। टेम्परेरी ऑर्डिनेंस, परमानेंट ऑर्डिनेंस, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे। तो ये लेजिस्लेचर को पूरी तरीके से बाईपास कर देगा। प्रेयर सेंक्शन जो है रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बिल या अमेंडमेंट जो है वो वायसराय की पहले अनुमति के बगैर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन इसमें थी, यानी कि प्रोविंस लेवल पे अगर बात की जाए तो गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है बिल को, वीटो कर सकता है, या इंडिपेंडेंटली जो है अपने अधिकार में काम कर सकता है। ब्रॉडर इसका क्रिटिसिज्म की अगर बात की जाए तो इसको सीडो फेडरलिज्म कहते हैं, अथॉरिटेरियन पावर कहते हैं वायसराय और गवर्नर की। नो बिल ऑफ राइट्स, कोई गारंटी फंडामेंटल राइट की है ही नहीं इंडियन को। इनडायरेक्ट इलेक्शन, मात्र 14% पॉपुलेशन वोटिंग कर रही है। कंक्लूजन में बस यही कह सकते हो, बाकी सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई दी। अब दोस्तों क्या होता है कि 1935 का एक्ट आया। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा 1939 से 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो अब ब्रिटिशर्स हम लोगों का सहयोग चाहेंगे। फिर जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में लालीपा पकड़ा दिया, फिर सहयोग चाहेंगे। तो सहयोग चाहेंगे तो उन लोगों को हमसे बात करनी पड़ेगी, चलो तुम्हें जो है आज़ादी बेआज़ादी दी जाए। तो अब जो है बातचीत थोड़ी सी तेज़ होगी। तो अब देखिए फटाफट क्या होगा। अब आता है अगस्त ऑफर। ये अगस्त ऑफर जो है 8 अगस्त 1940 को आता है। जो वायसराय ऑफ इंडिया हैं लॉर्ड लिलिथगो, वो एक स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिहाफ पे, जिसको अगस्त ऑफर कहते हैं। ये पहली बार था जब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो है एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। और अगस्त ऑफर जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पावर पूरी तरीके से नहीं, लेकिन पार्सली जो है इंडियंस को देने की जो है ताकत की बात कही थी इसमें। अगस्त ऑफर इसको कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, उसमें जो है कुछ कानून आप बना सकते हो अपने। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन आपको पता हो कि उस समय 8 अगस्त 1942 को जो है गांधी जी ने जो है करो या मरो मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया था। तो उसी के प्रभाव चल रहे हैं। क्रिप्स मिशन जो है 1942 को आता है। इसमें जो है क्रिप्स मिशन में जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए थे मार्च 1942 में, टू ऑब्टेन इंडियन कोऑपरेशन फॉर द ब्रिटिश वार एफर्ट्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। दिस मिशन was linked with the Constitution Assembly of India. Cripps mission for the first time proposed the making the Constitution Assembly after the end of World War II. वर्ल्ड वार सेकेंड जब खत्म हो जाएगी तब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे।
मिशन प्रपोज दैट द मेंबर ऑफ द असेंबली वर टू बी इलेक्टेड बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों इस शब्द पे ध्यान दीजिए कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चयन करेंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। बाद द अगस्त हापर एंड क्रिप्स मिशन प्रपोज द रिकॉग्निशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक बात पर ध्यान दीजिए कि ये दोनों ही मिशन जो थे भारत को पूरी तरीके से रिपब्लिक यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो है अभी भी ब्रिटिशर्स का ही बना रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से भारत को आज़ादी देने के मूड में नहीं थे, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। डोमिनियन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि हेड ऑफ स्टेट भारत का ब्रिटिशर्स की महारानी ही रहेंगी। चलिए आगे बनते हैं। लेकिन अब इंडियन के जो लीडर थे, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस हम ही ने मांगा था, लेकिन अब हम लोग डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूरी आज़ादी चाहते थे। फिर उसके बाद आता है वेबल प्लान। 1945 को वेबल प्लान आता है और इसके लिए शिमला कॉन्फ्रेंस होती है वायसराय ऑफ इंडिया के द्वारा 1945 में, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि हम आपको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ करके जितने भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होंगे वो सब इंडियंस होंगे। और इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात कही हिंदू और मुस्लिम की काउंसिल में। इक्वल कैसे हो जाएगी? अब थोड़ा सा इसको दिमाग में अपना सोचा कीजिए कि हिंदू मुस्लिम को अगर इक्वल कर दोगे तो भैया रिप्रेजेंटेशन मतलब हिंदू मुस्लिम क्या तुम सिर्फ धर्म के आधार पर देख रहे हो? किसी टेरिटरी को धर्म के आधार पर देखोगे? मतलब जहाँ पे जो होगा हिंदू का ज़्यादा है तो हिंदू संभालेंगे, मुस्लिम ज़्यादा है तो मुस्लिम संभालेंगे। ये थोड़ी ना कि हिंदू मुस्लिम को इक्वल कर दो। क्यों? क्योंकि वो जिन्ना कह रहा है। ये कोई बात हुई जा करके? मान लो मुस्लिम को और हिंदू को इक्वल कर दिया और एक मुस्लिम जो है हिंदू वालों इलाकों को जो है रूल कर रहा है, तो कभी न्याय करेगा नहीं। मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो उस पर डिपेंड, चांसेस कम है। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन आता है फरवरी 1946 में, 1946 में। ये कैबिनेट मेंबर ही होते हैं ब्रिटिश के, ठीक है। और इसमें जो है मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर ट्राइपर क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। ये मिशन जो है भारत में आता है जो ऑन गोइंग पॉलिटिकल डेडलॉक्स थे, मल्टीपल इशूज़ थे, फ्यूचर ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली फ्यूचर गवर्नमेंटल सिस्टम क्या होगा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांजिशन ऑफ पावर शेयरिंग इन द गवर्नमेंट आफ्टर द ब्रिटिश रूल कैसे होगा। तो इन सब पे जो है बात करने के लिए जो है जो पॉलिटिकल डेडलॉक्स थे उन पे बात करने के लिए आते हैं। कैबिनेट मिशन दोस्तों रिकमेंड करता है कि एक कन्फेडरल गवर्नमेंट भारत में इस्टेब्लिश की जाए। अब आप थोड़ा सा बात समझ रहे हो? फेडरल नहीं, कन्फेडरल, यानी कि स्टेट कभी भी अलग हो सकते हैं। जबकि भारतीयों का काम था, वो चाह रहे थे, भारत चाह रहा था कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, क्योंकि हम इतिहास में देख चुके हैं, वरना वो आज़ाद हो जाएंगे, कभी टूट जाएंगे, अलग देश बन जाएंगे, पता चला भारत पूरा देश ही टूटा टूटा घूम रहा है। तो ये अंग्रेज हमें तोड़ना चाहते थे, कन्फेडरल गवर्नमेंट की बात कही। कैबिनेट मिशन आल्सो प्रपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि प्रोविंशियल असेंबली के जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। आप देखिए बात कैसे बदल रही है। पहले बात हुई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा, आप देखिए क्या बात हो रही है, अब बात हुई है इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। दोनों में डिफरेंस है। ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाल्कन प्लान 1947 का सुन लीजिए। आफ्टर डिटरमाइनिंग दैट द कैबिनेट मिशन प्लान वाज नो लॉन्गर वायबल, यानी कि कैबिनेट मिशन का जो प्लान है वो काम नहीं आया, तो माउंटबेटन ने जो है एक अलग अल्टरनेटिव प्लान फॉर्मलाइज किया और इसने जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है सेपरेट प्रोविंस बना दी। डिफरेंट यूनिट्स क्रिएटेड इन दिस मैनर अलॉन्ग द प्रिंसली स्टेट वुड हैव द चॉइस ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया और पाकिस्तान और रिमेनिंग इंडिपेंडेंट। आफ्टर नेहरू स्ट्रांगली रिजेक्टेड दिस प्लान इट वाज अबेंडेंड। क्या था मतलब दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन जो है कैबिनेट मिशन जब फेल हो जाता है तो एक बाल्कन प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें कहा गया था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो सेपरेट प्रोविंस को जो है दी जाएगी, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर सेपरेट प्रोविंस को दी जाएगी, मतलब बात समझ रहे हो कि अलग अलग जो प्रोविंस हैं भारत में 11 शायद थी, तो उनको हम ताकत दे देंगे। क्या बात तुम कर रहे हो? मतलब तुम जैसे बाल्कन प्लान इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाल्कन के कुछ कंट्री हैं, उनको दोस्तों इन्होंने इसी प्रकार से तोड़ा था।
तो वही चीज़ इंडिया में करना चाहते हैं कि प्रोविंस को अपना अपना ताकत दे दो, और प्रिंसली स्टेट चाहें तो जो है इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें। ये जो है बात इन्होंने कही, तो नेहरू ने जो है स्ट्रांगली इसको अपोज किया, ठीक है, और फिर जो है ये अबेंडेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों जो है माउंटबेटन प्लान आता है 1947 का। माउंटबेटन प्लान, ये माउंटबेटन प्लान जो है 3 जून 1947 को अनाउंस किया गया था, इसलिए इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं। इसने भारत के पार्टीशन की बात कही, जो कि जो है होना तय मान के चलिए माउंटबेटन ने ऐसा कहा। और पार्टीशन इंडिया का जो है 2 मेथड से होगा, एक रेफरेंडम, एक असेंबली मीटिंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा शब्दों का टर्मिनोलॉजी समझना चाहिए। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जिसमें जो है इट विच गिव्स द इलेक्टोरेट अ डायरेक्ट वोट ऑन स्पेसिफाइड पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव इशू। कोई भी जो है जब डायरेक्ट वोटिंग होती है किसी मुद्दे पे तो उसको रेफरेंडम कहते हैं। इनिशिएटिव जो है एक मेथड है जिसके जरिए जो है वोटर जो है नोटिस जो है गवर्नमेंट को लेकर के आते हैं कि इस मुद्दे पे जो है लेजिस्लेशन आप कीजिए, कानून बनाइए, इसको इनिशिएटिव कहते हैं। रिकॉल का मतलब होता है ये एक मेथड है वोटर्स के लिए टू रिमूव अ रिप्रेजेंटेशन आर एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म व्हेन ही फेल्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। यानी कोई भी ऑफिसर या कोई भी जो है व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी को नहीं जो है कर पाता है तो उसको टर्म पूरे होने से पहले ही उसको रिमूव करने के लिए जो है रिकॉल किया जाता है। और ऐसा जो है वोटर करते हैं, यानी कि वोटर का काम इनिशिएटिव में भी है, रिकॉल में भी है। प्लेबिसाइड जो है एक प्रकार की मेथड है, ये जो है पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए जो है होती है, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है। और ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने के लिए अक्सर इसको प्रयोग किया जाता है, प्लेबिसाइड, कि इधर जाना चाहोगे उधर जाना चाहोगे, इधर चला मैं उधर चला। उसके बाद दोस्तों जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है 3 जून के जो माउंटबेटन प्लान था उसके तर्ज पे। इसने इंडिया और पाकिस्तान नाम की जो डोमिनियन बना दी और इन दोनों के पास अधिकार था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से जो है अलग हो सकते हैं। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का मतलब ये है कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स को ना मानना। जैसे ब्रिटिशर्स की एक कॉमनवेल्थ है जिसको हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कई देश जो है आज भी जो सोवरेंटी है वो ब्रिटिश की महारानी की स्वीकार करते हैं, यानी कि वो रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक हो सकते हैं लेकिन हेड ऑफ स्टेट चूँकि महारानी है तो वो सोवरेन नहीं है। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह और कनाडा वगैरह हुआ करता था, शायद आज भी होता हो, ज़रा चेक कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया शायद हार चुका है क्या दोस्तों। टेरिटोरियल प्रोविंस की अगर बात की जाए तो पार्टीशन इंडिया और पाकिस्तान का हो गया, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान को जो है जो प्रिंसली स्टेट हैं वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें। ट्राइबल जो एरिया थे उनको भी जो है ब्रिटिश से कंट्रोल से जो है फ्री करवा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसका जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्वयं से बनाए, ठीक है, और वो रिपील या अमेंडमेंट जो है किसी भी ब्रिटिश एक्ट को कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इतनी ताकत दे दी गई। रिपील का मतलब होता है रद्द करना, अमेंड का मतलब होता है संशोधन। गवर्नर जनरल जो है वायसराय की जो ऑफिस थी उसको ख़त्म कर दिया गया, अब गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि जो है दोनों डोमिनियन को जो है सेपरेट तरीके से मतलब जो है मदद करेगा, ठीक है। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है भारत के बनाए गए, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है पाकिस्तान के बनाए गए। ब्रिटिश कंट्रोल में जो है चेंज हो गया, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जो स्टेट का होता था इंडिया के लिए वो ख़त्म कर दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि 1858 में बनाया गया था, ख़त्म कर दिया गया। वीटो पावर जो थी ब्रिटिश मोनार्की वो ख़त्म हो गई इंडियन डोमिनियन पे। कोई पावर जो है रिजर्व करने को बिल की ये ख़त्म कर दी गई। जो इम्पीरियर ऑफ इंडिया का जो टाइटल लगता था वो ख़त्म हो गया। सर्विस और जो सिविल सर्विस के जो अपार्टमेंट थे वो डिसकंटिन्यू हो गए अब से, ठीक है। लेकिन जो लोग मान लो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज में हैं वो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उनका टर्म चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप देखिए कि सिविल सर्विस का अपॉइंटमेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, पहले दोस्तों ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सब कंट्रोल करता था अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि भारत में आज़ादी के बाद दोबारा सिविल सर्विस के कंटिन्यू पे विशेष रूप से चर्चा होगी, जिसमें जो है जहाँ पे एक और लीडर का जो है मानना होगा कि सिविल सर्विस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये कॉलोनियल एरा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अत्याचार को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि
ये जो है स्टील फ्रेम है भारत का, स्टील फ्रेम। क्यों स्टील फ्रेम है? क्योंकि नेता तो जो है आते जाते रहते हैं, ये जो है हमेशा रहेंगे, और हमारे देश में पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनका इफेक्ट सिविल सर्विसेज पे ना पड़े, सिविल सर्विसेज में ना पड़े, इसलिए ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे देश में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि राजनीति का किसी प्रकार से जो देश का प्रशासन है वो आराम से रूप से चलता रहे, और इनसे ही देश चलेगा। क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें कोई भी देश का कोई भी जो सिविल सर्वेंट है वो कहीं पे भी भेजा जा सकता है। वो पूरे देश को जो है जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि अलग अलग प्रांत से आएगा, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, कहाँ कैडर मिलेगा, तो देश को जोड़ने का ये काम करेंगे। ये स्टील फ्रेम है भारत के। तो ये जो है वल्लभ भाई पटेल का आर्गूमेंट था, और सिविल सर्वेंट्स जो है वो आईएएस बन के आए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नाम बदल गया, पहले आईसीएस होता था। चलिए, ये दोस्तों कुछ मेजर कमेटी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कि आपको पढ़नी चाहिए। जैसे यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेट कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जो है आप मेजर जो कमेटी हैं उनके जो चेयरपर्सन हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, ये आपका सेल्फ स्टडी है, ठीक है, ये आपका सेल्फ स्टडी है, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। ये दोस्तों कुछ माइनर कमेटी हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी ना तो ये कुछ उसकी माइनर कमेटी हैं। और साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगला लेक्चर है। तो ये दोस्तों कुछ माइनर कमेटी हैं, उसके चेयरपर्सन है, इनको एक बार जो है आप देख लीजिएगा, आपका सेल्फ रीडिंग है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की माइनर कमेटी है। दोस्तों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसकी जो है कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं थी? क्योंकि उसमें जो है सबको रिप्रेजेंटेशन कहाँ मिली थी, मतलब वो जो है अगर देखा जाए तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने ही तो उसको मतलब जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक है, और उसमें ज़्यादातर सब एलीट क्लास के लोग जो है, सब हिंदू ज़्यादातर जो है डोमिनेट करते थे। सोवरेन बॉडी भी नहीं थी, क्योंकि जो है जनता का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। और कांग्रेस के मेंबर जो है ज़्यादा डोमिनेशन करते थे, इसीलिए जो ग्रैनविल ऑस्टिन है, प्रसिद्ध जो है अमेरिकन स्कॉलर हैं, वो दोस्तों कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वन पार्टी बॉडी थी, जिसमें कांग्रेस का ही डोमिनेशन था, और लॉयर का जो है यानी कि वकीलों का ही पूरा डोमिनेशन उसमें था। और जब वकीलों का डोमिनेशन होगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के कारण वहाँ पे जो भाषा है वो बहुत टफ देखने को मिलेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लैंग्वेज बहुत टफ है, जिससे आम आदमी को समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका जो काउंटर आर्गूमेंट है वो दोस्तों ये है कि भाषा टफ नहीं है, दरअसल एग्जैक्ट वर्ड लिखना वहाँ पे ज़रूरी है, और इसके लिए हमें टफ लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ ऐसा सामान्य सा वर्ड वहाँ पे लिख देंगे तो उसके जो इंटरप्रिटेशन है वो पॉलिटिशियन अलग अलग अंदाज से अलग अलग कुछ भी करेंगे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए टफ लैंग्वेज इज़ वेरी नेसेसरी, एंड यू कैन से दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉयर्स एंड पॉलिटिशियंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। नेक्स्ट चीज़ की अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये आपकी सेल्फ रीडिंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके लिए पीपीटी में, दोस्तों मैं आपको बता दूँ पीपीटी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के एडमिन से मांग लीजिए, हमसे बात भी कर सकते हो, तो वो जो है आपको मिल जाएगी पीपीटी। गवर्नर ऑफ बंगाल जैसे मैं आपको बताऊँ तो ये जो है आपके 1757 से 1772 तक जो है गवर्नर ऑफ बंगाल है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और हेनरी वेंसिटार्ट, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो मेन चीज़ें रहीं, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, डुअल गवर्नमेंट बंगाल में तो रॉबर्ट क्लाइव का रहा। और ये मैंने जो है आपकी लिस्ट डाल दी है, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है जो 1773 से 1833 तक रहे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वार्ड कितने तारीख मतलब किस समय तक रहे, क्या किसने काम किया, ये सब मॉडर्न इंडिया में मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल किस समय तक रहा। तो ये मैंने सब डाल दिया है, ठीक है। ये दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है 1833 से 1858 तक रहे, तो ये उनके थोड़े से नाम हैं, आप जो है इनको सेल्फ रीडिंग कीजिए। उनसे रिलेटेड जो है मैंने और भी चीज़ें डाल दी हैं कि किसका क्या जो है योगदान रहा। ये दोस्तों वायसराय ऑफ इंडिया की लिस्ट है, 1858 से 1947 तक ये वायसराय हैं इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग से शुरू होकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक। इनको जो है आप सेल्फ रीडिंग कीजिए, एक बार देख लीजिए थोड़ा बहुत। ये दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट इंडिया में गवर्नर जनरल फिर बन गए वायसराय से, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन और सिराज गोपालाचारी, ठीक। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल जो है भारत के वो सिराज गोपालाचारी थे, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल भारत में लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद भारत जो है 26 जनवरी 1950 को जो है
26 नवंबर 1950 को जो है भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में वो जो है अप्लीकेबल हो जाता है और जो है अप्लाई हो जाता है, और उसके बाद भारत एक रिपब्लिक कंट्री यानी कि हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है मैं आपको बताऊं तो उसका जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसकी जिम्मेदारी दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा पास थी और उसके चेयरपर्सन वही थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1940 29 अगस्त 1946 को शायद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, मेरे हिसाब से शायद जो है तभी शायद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके चेयरपर्सन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ी गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं सर्च कर रहा हूँ आपके सामने बैठ करके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो 29 अगस्त 1947 को जो है बनाया गया था, यानी कि 1947 को। ये थोड़ा सा आप डाल लीजिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो दोस्तों मेंबर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर एंड डी पी खेतान, ठीक है, एन माधवा राव, टी टी कृष्णामाचारी, ठीक। तो ये जो है आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए क्योंकि इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी भी पूछा है, तारीख पूछी थी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को जो है इस संविधान पे जो है सभी ने हस्ताक्षर किए और इसको इनेक्ट किया, अपने आप को दिया। इसके कुछ प्रोविज़न उसी तारीख से अप्लीकेबल हो गए थे, जबकि पूरा तरीके से 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को सारे प्रोविज़न अप्लीकेबल हो गए। और हेड ऑफ स्टेट, रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इंडिया का जो है वो प्रेसिडेंट होगा। तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, इससे यूपीएससी पूछ चुकी है क्वेश्चन कि 1947 को हम क्या बने थे। 1947 को इंडिया बना था डोमिनियन स्टेटस हमें मिला था। और हम जब 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अप्लीकेबल हो जाता है तब हम बन जाते हैं रिपब्लिक, ठीक है, जो कि ब्रिटेन नहीं है। ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट दोस्तों महारानी होती है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेटिक तो है, चुनाव तो होते हैं, लेकिन रिपब्लिक नहीं है। अब दोस्तों मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री जो है सिविल सर्वेंट्स की भारत में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंसेंट इंडिया में मैंने आपको पढ़ाया, एंसेंट मेडिवल और मॉडर्न, एंसेंट मेडिवल और जो है आर्ट एंड कल्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे लेक्चर आप देख सकते हो। तो एंसेंट हिस्ट्री में आपने देखा कि मॉडर्न एम्पायर में जो है आपने देखा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बात करती है, जिसमें जो है समारता, सेनापति, अमात्या, ये सब जो है पद वगैरह बनाए गए थे। गुप्ता अम्पायर में भी जो है डिसेंट्रलाइज आपने देखी, कुमार अमात्या, उपरिका, संधि विग्रह, इस प्रकार से जो है आपने सिविल सर्वेंट्स देखे। मेडिवल इंडिया में आपने दिल्ली सल्तनत में जो है आपने आमिल सिकदार नाम के जो है रेवेन्यू ऑफिसर देखे। आमिल पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मुगल एम्पायर में जो है आपने मनसबदारी सिस्टम देखा, जिसमें सिविल और मिलिट्री ड्यूटी जो है अपॉइंट की गई थी। दोस्तों जब कंपनी रूल आता है तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद दीवानी ऑफ बंगाल जो है, बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे मैंने आपको बताया 1765 में कंपनी को मिल जाते हैं। फिर दोस्तों शुरुआत होती है कोवेनेंट सिविल सर्विसेज की। अभी मैंने आपसे बात की ना लेक्चर के बीच में सीसीएस की, तो कोवेनेंट सिविल सर्विस जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की जाती हैं। 1786 से 1793 के बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे। ये हाई रैंकिंग पोस्ट थी जिसमें जो है कलेक्टर, जजेस, मजिस्ट्रेट जो है होते थे। इसमें से भी यूरोपियन को ही अलाउ किया जाता था और इसमें चूँकि सहमति कॉवेनेंट जो है एग्रीमेंट होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ, इसीलिए जो है इसको कोवेनेंट सिविल सर्विस कहते हैं। और कॉर्नवालिस ही जो है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया में जाने जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद दोस्तों अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज आती हैं। अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस जो थी वो इंडियंस के लिए बनाई गई थी। इसमें जो है जैसे लोअर सबऑर्डिनेट जैसे रोल होते थे, जैसे क्लर्क हो गया, रेवेन्यू हो गया, माइनर एडमिन हो गया, तो ये सब अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विस इंडियंस के लिए थी। इसमें कोई फॉर्मल तरीके से कोवेनेंट सिग्नेचर एग्रीमेंट वगैरह नहीं, और ये प्रेस्टीज इनकी जो है कम थी, इतनी इज्जत नहीं थी। फिर उसके बाद 1833 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। ये पहली बार ओपन सर्विसेज जो है नॉमिनली जो है इंडियंस के लिए भी जो है लाते हैं।
ठीक है, लेकिन ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं आपको बता चुका हूँ जब मैं आपको 1830 का एक्ट बता रहा था, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया था, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही तो चूज़ करता था ना साइन वगैरह। जो ये देखिए ना, ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। फिर 1853 में लॉर्ड डलहौजी आते हैं। इसने जो है पैटर्नेज सिस्टम को ख़त्म कर दिया और ओपन कंपटीशन जो है उसको लेकर के आए। दोस्तों इसमें होता था क्या, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता था। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्हीं को, जैसे चाचा भतीजे सबको जो है मतलब अपने घर का भरभरा करके जो है एग्रीमेंट करा करके इंडिया में भेज देते कि जाओ बेटा जो है लूट लाट के लाओ। लॉर्ड डलहौजी देखिए जो है यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है मॉडर्न इंडिया में। लॉर्ड डलहौजी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हालांकि कुछ बुरे काम भी किए हैं, लेकिन अच्छे काम भी किए हैं, जिसमें जो है रेलवे हो गया, डाक सिस्टम हो गया, और जो ये ओपन कंपटीशन जो है रिक्रूटमेंट का लाया। लेकिन एग्ज़ाम इसका लंदन में होता था। उसके बाद क्राउन रूल आया 1858 से 1947 तक। और ये जो है आपको पता होना चाहिए कि जो आईसीएस थे उस समय इंडियन जगह सीसीएस से नाम बदल गया, अब आईसीएस हो गया, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज। इसको स्टील फ्रेम और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहते थे। इसमें जो है कुछ रिफॉर्म हुए, जैसे जो है जो एटसन जो है कमीशन थी 1886 की 1887 तक, इसने अबॉलिश कर दिया सीसीएस वर्सेज यूसीएस का जो भेद था उसको ख़त्म कर दिया। और इसने क्लासीफाई कर दिया इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबॉर्डिनेट सर्विस को, मतलब अलग अलग प्रकार की सर्विस, इंपीरियल सर्विस, ऑल इंडिया, प्रोविंशियल, सबॉर्डिनेट सर्विसेज। इसलिंगटन कमीशन आया है 1912 से 1915। इसने रिकमेंड किया कि 25% हायर पोस्ट जो है इंडियन के लिए भी रखो। उसके बाद ली कमीशन आया 1924 में। इसी ली कमीशन से जो है मैं आपको बताऊं तो जो है यूपीएससी टाइप का जो है आया था, जो कि मैंने आपको 1919 के एक्ट में बताया था। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन इसी से आता, ली कमीशन। इसमें कहा गया कि 40% इंडियंस ब्रिटिश रखो, 40% इंडियन, 20% प्रमोशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का। इसने जो है फेडरल पीएससी और प्रोविंशियल पीएससी इस्टेब्लिश करने की बात कही, जो कि मैं आपको पढ़ा के भी आया हूँ। और इसने पब्लिक सर्विस कमीशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात कही। उसके बाद जो है ट्रांजिशन होता है, इंडिपेंडेंस इंडिया आता है, और आईसीएस जो है अब वो बन चुका था आईएएस इंडिया में, और पाकिस्तान में सीएसपी। डोमिनियन गवर्नर जनरल जो है जो होते थे वही जो है सर्विसेज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब तक जो है इन्फोर्स नहीं हो गया तब तक जो है देखने का काम किसने किया, डोमिनियन गवर्नर जनरल। आज़ादी से पहले कौन करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये बात याद रखिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो है आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पार्ट अगर आप उठा करके देखोगे 14 और आर्टिकल नंबर अगर आप 300 से 323 तक जाओगे तो जो है इनके बारे में बात करता है। सर्विस जो यूनियन और स्टेट के अंतर्गत ऑल इंडिया सर्विस जो है आर्टिकल नंबर 312 में दी गई हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और बाद में आईएफएस जो है जोड़ा गया 1966 में। यूपीएससी और स्टेट पीएससी भी जो है इसकी भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये लिखी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना एक बड़ी बात होती है। आर्टिकल नंबर 315 से 323 यानी कि 323, जिसमें रिक्रूटमेंट, एग्जाम, डिसिप्लिनरी रोल वगैरह जो है। दोस्तों जब किसी भी अधिकारी वगैरह को हटाया जाता है डिसिप्लिनरी एक्शन के द्वारा तो उस पर थोड़ा सा नज़र रखा कीजिए। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, कि क्यों हटा, मतलब वगैरह वगैरह एथिक्स में पूछ सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देखा कीजिए। और इनको हटाया सिर्फ प्रेसिडेंट के ज़्यादा जा सकता है, यानी कि ये चूँकि अगर हर कोई इनको हटा देगा तो फिर इनकी जो स्टील फ्रेम भारत का नहीं बन पाएगा। स्टील फ्रेम तभी बन पाएगा जब इसको एरा गैरा ना हटा पाए, यानी कि इनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट का साइन चाहिए होता है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज ये जो है बनाई गई, सेंट्रल सिविल सर्विसेज सेंटर कैडर के लिए, जैसे आईआरएस, आईएएएस, आईएफएस, जैसे फॉरेन वाली हो गई, ठीक है, और एक होती है फॉरेस्ट, आईपीओएस, ठीक है, और ये सब बनाई गई। और सीसीएस कंडक्ट रूल्स भी जो है इनके लिए बनाए गए, जिसमें जो है सेकेंड एआरसी रिपोर्ट वगैरह जो है ये एथिक्स में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा, जिसमें एथिक्स, न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, सर्विस रोल, सर्विस कोड क्या होते हैं, ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स जो है बनाए गए 1964 में। और मई 1997 में जो है एक और कुछ बनाया गया था, मई 1947 में जो है प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो है और भी रूल वगैरह बनाए गए थे। तो ये दोस्तों जो है फाइनली लेक्चर आज का ख़त्म हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर है बेहतरीन लगा होगा। बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी जो शायद आपने कहीं ना अदर सीखी हों, पढ़ते तो चले आ रहे थे।
तो लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही में पीपीटी अगर आपको ये चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।